दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर समेत अन्य हस्तियों के ट्वीट्स की जांच कराएगी महाराष्ट्र सरकार। कृषि कानूनों के समर्थन में किए थे ट्वीट। जी हां, आपको बता दें कि कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच बॉलीवुड और क्रिकेट की जानी मानी हस्तियों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के समर्थन में ट्वीट किए थे, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सरकार ने सोमवार को सचिन तेंदुलकर और गायिका लता मंगेशकर के ट्वीट के खिलाफ जांच करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार का कहना है कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि कहीं भारतीय जनता पार्टी या केंद्र के दबाव में ट्वीट तो नहीं किए गए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि यह पता चला है कि एक समय में मशहूर हस्तियों द्वारा ये ट्वीट किए गए थे, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। भारत में किसान आंदोलन को लेकर कुछ दिनों पहले विदेशों से प्रक्रियाएं आई थी, जिस पर काफी बवाल भी मचा था। हॉलीवुड पॉप सिंगर रिहाना और पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा के अलावा ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था, जिसके बाद सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि बाहरी लोग दखल ना दे। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का रिहाना ने समर्थन किया तो मास्टर ब्लास्टर से लेकर बॉलीवुड ने दिया था इसका जवाब। इस बीच बीजेपी राम कदम ने ट्वीट में कांग्रेस और महाराष्ट्र सरकार को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। राम ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि वह सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी इनके देश की एकता अखंड रहते हुए सारे विश्व को भारत की एकता का परिचय दे। इस ट्वीट की जांच करेगी। कांग्रेस दल हमारे देश को बदनाम करने वालों का समर्थन और प्रवक्ता बन चुका है। अब लता दीदी सचिन तेंदुलकर की जांच का फैसला ये सुनिश्चित करता है कि कांग्रेस को देश से ज्यादा प्यार उन्हें अपने दिल से है। क्या देश हित में इन सेलिब्रिटी का ट्वीट लिखना अपराध है? कांग्रेस लता दीदी और सचिन की माफी मांगते हुए फैसला वापस ले। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको जानते हैं कि फडणवीस का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा भारत रत्न के खिलाफ जांच की बात कहने वालों की हो मानसिक जांच। जी आपको बता दें कि न्यूज को ट्विटर पर शेयर करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अपमानजनक है। कहां है आपकी मराठी शान, कहां है आपका महाराष्ट्र धर्म? जिन भारत रत्नों के खिलाफ आपने जांच की बात कही है, उनके जैसे आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेंगे। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एमवीए सरकार ने होश खो दिया है? भारत रत्नों के लिए जांच शब्द का प्रयोग करते हुए सरकार को शर्म नहीं आती? वास्तव में अब उनकी मानसिक स्थिति की जांच करना जरूरी है। जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों के खिलाफ जांच की बात कही है। क्या था अनिल देशमुख का बयान? महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक सभी हस्तियों ने एक जैसा ट्वीट किया था। ऐसे में इंटेलिजेंस एजेंसी इस मामले में जांच कर पता लगाएगी कि क्या उन पर कोई दबाव तो नहीं डाला गया। गृह मंत्री के इस बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि क्या देश हित में इन सेलिब्रिटीज का ट्वीट करना अपराध है? कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को माफी मांगते हुए इस फैसले को वापस लेना चाहिए। दोस्तों, में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि उत्तराखंड से है कि चमोली आपदा में लापता 9 राज्य के 115 लोगों की पहली सूची जारी। यूपी के हैं सबसे ज्यादा लोग। जी हम बात करें कि चमोली जिले के तपोवन के पास रैनी गांव में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा में मारे गए 18 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। वहीं अब भी उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, नेपाल, जम्मू कश्मीर और ओडिशा के तकरीबन 202 व्यक्ति लापता हैं। इनकी तलाश के लिए युद्ध स्तर पर राहत व बचाव कार्य जारी है। सोमवार को प्रशासन ने चमोली आपदा में लापता 115 लोगों की पहली सूची जारी की है। इनके अलावा 7 लापता लोग फिलहाल अज्ञात हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। लापता लोगों की सूची में सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश व बिहार के श्रमिकों के हैं। ये श्रमिक आपदा के वक्त वहां कार्य कर रहे थे। हालांकि ग्लेशियर टूटने की सूचना के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू अभियान चला रही है। बीते रविवार को आईटीबीपी के जवानों ने एक अन्य टनल से 12 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला था।
और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल करने पर चिढ़े प्रशांत भूषण। जाने क्या बोले थे प्रधानमंत्री। जी आपको बता दें कि जाने माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को किसानों को नीचा दिखाने का प्रयास करार दिया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर ही प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा है कि हमारे किसानों को नीचा दिखाने के लिए आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। भूषण ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में कहा कि पिछले कुछ समय से इस देश में आंदोलन जीवियों की एक नई जमात पैदा हुई है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकती। पीएम मोदी ने कहा देश श्रमजीवी और बुद्धिजीवी जैसे शब्दों से वाकिफ है, लेकिन पिछले कुछ समय से देश में एक नई जमात पैदा हुई है, वह है आंदोलन जीवी। उन्होंने कहा कि वकीलों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो या फिर मजदूरों का, ये हर जगह नजर आ जाएंगे, कभी पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे के आगे। ये पूरी टोली है जो आंदोलन जीवी है। आपको बता दें पीएम मोदी ने कहा कि ये टोली ऐसी है जो आंदोलन के बगैर जी नहीं सकती है और ये आंदोलन के जरिए जीने के लिए रास्ते खोजते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा, ये हर जगह पहुंचकर गुमराह करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आंदोलन जीवी लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते हैं, लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा हो तो वहां पहुंच जाते हैं। ये आंदोलन जीवी ही परजीवी हैं जो हर जगह मिलते हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बताती कि लोकसभा में बोले अधीर रंजन चौधरी। कहा सरकार ने अपने लोग किसानों के बीच भेजकर कराई 26 जनवरी की हिंसा। जी हां आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को केंद्र सरकार की साजिश कहा है। चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ बेहद खराब बर्ताव कर रही है। बल और छल दोनों तरह से सरकार किसानों के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार किसानों का पानी, बिजली और इंटरनेट बंद करके उनको सताने का काम कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले तक कोई कैसे पहुंच सकता है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो लोग पहुंचते हो वो सरकार की मदद से पहुंचे और वो सब सरकार के ही लोग थे। किसानों को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र किया गया। दिल्ली में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग सामने आ जाए और संयुक्त संसदीय समिति पूरे मामले की जांच करे तो सच्चाई खुल जाएगी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी हस्तियों को गुमराह किया जा रहा है। क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि विरोध करने वाले किसानों के पक्ष में बोलने के लिए 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग को दुश्मन माना जा रहा है। दुनिया में कहीं गलत देखकर सब बोलते हैं, ग्रेटर भी बोली तो इसमें क्या हो गया। प्रधानमंत्री से चौधरी ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर 200 से ज्यादा किसानों को जान चली गई है। आप दुनिया भर से बात करते हैं लेकिन किसानों से बात करने की फुर्सत नहीं होती है, ये अहंकार क्यों है। लोकसभा में कई दिन से चल रहे हंगामे चौधरी ने कहा किसान सर्दी में बैठा है, हमसे उनकी बर्बादी नहीं देखी जाती, इसलिए हम सदन में चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। मैं अपील करता हूं कि आप किसानों की बात कीजिए। ऐसी कार्रवाई की जा रही है जैसे किसान हमारा दुश्मन है, ये ठीक नहीं है। किसान तो अन्नदाता है। तो दोस्तों अधीर रंजन चौधरी की बातों से आप कितना सहमत हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आती आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करेगी सरकार। इस साल के अंत तक हो सकता है फैसला। जी आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाकर 12,995 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके बाद ऐसे कयास लगने शुरू हो गए हैं कि सरकार जल्द ही एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर सकती है। बता दें कि इस बजट में सरकार ने कहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक बढ़ाई जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करने से उस पर सब्सिडी का बोझ कम होगा। जी आपको बता दें कि यही कारण है कि केरोसिन तेल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहने वाली है। बता दें कि साल 2019 में भी एलपीजी के दाम में लगातार इजाफा देखा गया था। हालांकि पेट्रोल के दाम के मुकाबले ये कम है। इस वर्ष भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत खुदरा ईंधन
विक्रेताओं द्वारा संशोधित की जाती है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर पर निर्भर करती है और सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत एलपीजी के लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजती है, जबकि केरोसिन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दर पर बेचा जाता है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि अमित शाह का उद्धव ठाकरे को संदेश, कहा आपकी पार्टी का नहीं होता वजूद अगर हम करते ये काम। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जो आप कर रहे हैं यदि हमने तब किया होता तो आपकी पार्टी का अस्तित्व भी नहीं होता। आपको बता दें, कुछ मीडिया के अनुसार उन्होंने कहा कि हम आपके रास्ते पर नहीं चलेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। आज जो आप कर रहे हैं यदि हमने तब किया होता तो आपकी पार्टी का अस्तित्व भी नहीं होता। हमें ये रास्ता हमें पसंद नहीं है। जी हम जन कल्याण, अंत्योदय, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। शाह ने भाजपा नेताओं की चीनी मिलों को टारगेट किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार क्या समझती है, भाजपा का कार्यकर्ता इससे डर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे कार्यकर्ता डंके की चोट पर आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। अमित शाह ने ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा बताया। उन्होंने आगे कहा कि इस ऑटो रिक्शा वाली सरकार के तीनों पहिए अलग अलग दिशा में चलते हैं। विधानसभा चुनाव में जनता ने जो पवित्र जनादेश दिया था उसका सत्ता के लालच में अपमान किया गया। जो लोग हम पर वादा तोड़ने का आरोप लगाते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम वादे पर खरे उतरने वाले लोग हैं। बिहार में भाजपा की सीटें नीतीश कुमार की पार्टी से अधिक आने के बाद भी हमने उन्हें सीएम बनाया। और दोस्तों, में अगली खबर आ रही है गुजरात से। जी आपको बता दें कि गुजरात में ओवैसी की चुनावी हुंकार मुस्लिम और आदिवासी वोट बैंक पर है नजर। जी आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में पार्टी की आधारशिला रख दी है। बिहार के बाद ओवैसी की पार्टी गुजरात में भी चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। रविवार को गुजरात के भरूच में ओवैसी ने पार्टी के पहले चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारों से वंचित समुदायों के लिए विकल्प के रूप में राज्य में पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि वंचित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना हमारा मकसद है। ओवैसी ने कहा कि हम लोगों के लिए एक विकल्प के रूप में गुजरात आए हैं, विशेष रूप से आदिवासी, मुस्लिम, दलित और ओबीसी लोगों के लिए। हमारा मकसद सिर्फ चुनावों में सफलता हासिल करना नहीं है, बल्कि गरीबों और मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। साथ ही उनकी आदिवासियों की भूमि रक्षा करना हमारा मकसद है। आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। इस मौके पर ओवैसी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस का काको, मामू और भांजा बताया। ओवैसी ने कहा कि हम गुजरात से शुरू करेंगे और राजस्थान जाएंगे, जहां मामू और भांजा एकजुट हुए और उन्होंने छोटू भाई वसावा के उम्मीदवार को सभापति बनने दिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि वे भाजपा और कांग्रेस हमें गुलामी में रखना चाहते थे। मुस्लिम, आदिवासी और जो समुदाय अधिकारों से वंचित हैं उन्हें एकजुट होना चाहिए और हमारे अधिकारों की लड़ाई और रक्षा के लिए मजबूत बनना चाहिए। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि एलन मस्क भारत में बदल देंगे इंटरनेट की दुनिया। क्या रिलायंस जियो के अच्छे दिन जाने वाले हैं? जी हां, आपको बता दें कि भारत में इंटरनेट की दुनिया में धमाका करने आ रहा है और इसका ऐलान भी हो चुका है। एलन मस्क की स्टार एक्स कंपनी भारत में करोड़ों डॉलर टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाली है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एलन मस्क की एंट्री से अनिल अंबानी की रिलायंस जियो के अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे? एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी भारत में शुरुआती तौर पर 100 Mbps सैटेलाइट सर्विस के साथ उतरने की योजना बना रही है। एलन मस्क की कंपनी $1 ट्रिलियन के साथ भारत और चीन में व्यापार करने में उतरने वाली है। भारत में इंटरनेट क्षेत्र में कारोबार के लिए उतरने के लिए एलन मस्क ने भारत सरकार से इजाजत मांगी है। जी आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में एलन मस्क पूरी दुनिया के वो शख्स हैं जो हर किसी के जुबान पर हैं।
इस महीने एलन मस्क विश्व के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं और इसके साथ ही एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 147 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च कर इसरो के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क ने भारत सरकार के सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को भारत में संचालन करने की इजाजत मांगी है। आपको बता दें, ट्राई यानी टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल अगस्त में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, जिसके जवाब में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने कहा है कि वो अपने हाई स्पीड सैटेलाइट की मदद से भारत के सभी लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन पर मिली धमकी, पीएम मोदी की आलोचना ना करने की दी चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सोमवार को एक धमकी भरा कॉल आया। फोन कॉल में कांग्रेसी नेता को पीएम मोदी की आलोचना ना करने की धमकी दी गई। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कॉल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण की मल्लिकार्जुन खड़गे ने आलोचना की थी, जिसके बाद उन्हें यह धमकी भरा फोन आया। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि फोन करने वाला इस बात से नाराज थे कि राज्यसभा में पीएम मोदी भाषण के बाद पार्टी नेता पीएम की आलोचना कर रहे थे। राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विजय चौक पर पीएम मोदी के राज्यसभा भाषण के खिलाफ प्रेस को संबोधित किया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकाते हुए आरोपी ने कहा कि मोदी के खिलाफ आलोचना क्यों कर रहे हो। फिलहाल कांग्रेस नेता अज्ञात कॉलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी के भाषण के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी सुनना नहीं चाहते हैं, वे सिर्फ अपनी बात बोलते हैं और दूसरों की नहीं सुनते। कृषि कानूनों का क्यों विरोध हो रहा है, ये बात साफ तौर पर सरकार को बता दी गई है, लेकिन सुनने के लिए वे तैयार नहीं है। और दोस्तों, मैं अगली खबर आ रही बिहार से। जी आपको बता दें कि बिहार में कल हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। शाहनवाज समेत इन एमएलए को मिल सकती है जगह। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में आज विस्तार होने जा रहा है। मंगलवार को राजभवन में नीतीश कैबिनेट के नए मंत्री शपथ लेंगे। नीतीश सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा की ओर से शाहनवाज हुसैन का शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। बता दें कि आज सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार में अब और देरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 दिसंबर को 14 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। इनमें भाजपा की ओर से 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शामिल रहीं। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि उत्तर प्रदेश से है। जी आपको बता दें कि बिना शर्त भतीजे से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं शिवपाल यादव। बोले बस कुछ लोग समझौते के खिलाफ। जी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मैनपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते उनके परिवार में एकता हो, लेकिन वे फिर भी सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बिना शर्त गठबंधन को तैयार है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केंद्र में प्रधानमंत्री का विकल्प है, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते, जबकि वे बीजेपी से मिलकर दिल्ली में निजी काम करा देते हैं। इसके साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय ने कहा कि कुछ लोग परिवार में समझौते के खिलाफ हैं। बता दें शिवपाल ने इशारे में राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव पर निशाना साधा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। और दोस्तों, मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि अभी नहीं मिलने वाली है सर्दी से राहत, इन राज्यों में होगी बारिश। जाने आईएमडी की ताजा अपडेट। जी आपको बता दें कि दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में सुबह और शाम को हल्के कोहरे के साथ ठंड भी रहती है। दोपहर में तेज धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली हुई है। आने वाले दिनों को लेकर भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने कहा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 10 फरवरी यानी बुधवार तक घना कोहरा रहने की संभावना है। रोजाना के मौसम बुलेटिन में आईएमडी ने कहा कि अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मौसम एजेंसी ने कहा कि इस दौरान इन क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति नहीं बनेगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।